हेलो माय डियर चिल्ड्रन, क्लास 10th के बच्चे जो इस साल सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं सेशन 2022-2023, जिनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सब्जेक्ट कोड 402 है, उनके 6th सब्जेक्ट के तौर पर मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल कंप्यूटर साइंस विद मीना डोगरा पर। आशा करती हूँ आपके पेपर्स बहुत अच्छे से हो रहे होंगे और आने वाले पेपर्स के लिए भी आपको बहुत सारे विशेस देती हूँ। विक्ट्री फॉर बोर्ड्स 2023 में ये आज इसका वीडियो नंबर 3 है बेटा, जिसमें मैं आपके सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कशन के आज पार्ट 2 पर हूँ। इसमें मैं आपके साथ सेक्शन बी, जिसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम योर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बुक, उसके क्वेश्चन 6 to 10, ठीक है ना, यानी 6, 7, 8, 9, 10 5 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको 3 करने हैं। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और 6 मार्क्स का टोटली आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सब्जेक्टिव टाइप आएगा। तो जो है इसको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपका पूरा सेक्शन ए डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का, और इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में जो है मैंने ब्लूप्रिंट एक्सप्लेन किया था। बेटा आई वंस अगेन अपोलोजाइज, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही इस बार, बट जितना मेरी तरफ से हो सकता है, किसी एक बच्चे की भी अगर हेल्प होती है इन वीडियोस से, तो आई कंसिडर माई सेल्फ रियली फॉर्चुनेट एंड रियली ब्लेस्ड। सो चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। मैंने वैसे ही पेपर्स खोले हुए हैं बेटा, जैसे लास्ट टाइम ओपन करे थे। मार्किंग स्कीम साथ है, मार्किंग स्कीम से भी देखते चलेंगे और साथ साथ पेज नंबर्स भी डिस्कस कर लेंगे। जहाँ जहाँ डिफरेंस होगा मैं आपको बता दूंगी। 2 बुक्स हैं आपकी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कंबाइंड, जो आपकी नोट्स फॉर्म में है, और ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की 128 पेजेस की एनसीईआरटी की बुक। ओके बेटा, सो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी पर, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एंड यू हैव टू आंसर एनी 3 of the given 5 questions on employability skills. Each question will carry 2 marks, और अगर आप 3 क्वेश्चंस को करेक्टली अटेम्प्ट करते हैं, सो दिस सेक्शन इज गोइंग टू फेच यू, आई मीन दिस पार्ट ऑफ दिस सेक्शन भी पूरा ही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बेस्ड है बच्चा। उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक जो है, ये आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 2 मार्कर्स हैं। आप देख रहे हो ना, यहाँ पर सारे ही क्वेश्चन 2 मार्क्स के। आपको आंसर करना है 20 to 30 वर्ड्स में। सो इंस्ट्रक्शंस में मेंशन था कि आपको हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है बेटा, जो जनरल इंस्ट्रक्शंस थी। ठीक, आप देखिए, सॉरी, जो सेक्शन वाइज इंस्ट्रक्शंस थी बच्चा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर करते हैं बेटा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। सो ये आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स से आपका क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, और ये आपका पेज नंबर 19 पर गिवन है सीबीएसई स्टडी मटेरियल में। सो इसके जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं। अगर मैं आपका यहाँ पे पेज नंबर 19 को ओपन कर लेती हूँ, मैं ऑलरेडी पेज 18 पर हूँ, लेट मी टेक यू टू पेज नंबर 19 नाउ। यहाँ पर एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, इम्पोर्टेंस, दीज आर दी बेनिफिट्स, दे हैव listed them all over here, that अगर आप खुद से इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, मतलब आप खुद हार्ड वर्किंग हैं, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, आप अपना काम खुद अच्छे से कर लेते हैं, तो उसके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है ना। फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, इट इंश्योर्स ग्रेटर लर्निंग, आप सीखते हो, जब आप खुद से काम करते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो। इंडिविजुअल्स फील एम्पावर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल, एम्पावरमेंट होती है, मतलब आप नई नई स्किल्स सीखते हो, आपको नए नए चीज़ें पता चलती हैं, तो आपकी जो नॉलेज सेट है उसमें एनहेंसमेंट होता है, आप एम्पावर्ड फील करते हो, और क्योंकि आप अपने लिए काम कर रहे हो और उसको एक अच्छी इंटेंशन से कर रहे हो, सक्सेसफुल होने की इंटेंशन से कर रहे हो, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की इंटेंशन से कर रहे हो, तो आप रिस्पॉन्सिबल बनते हो, ठीक है ना। जैसे आपके एग्जाम्स हैं, तो आपको किसी को ना बोलना पड़े कि हाँ आपको बैठ के पढ़ना है, ठीक है। आप खुद से रिस्पॉन्सिबल हो कि यस मुझे टाइमली अपना सिलेबस भी फिनिश करना है, टाइमली रिविजन भी करना है, टाइमली पेपर्स भी सॉल्व करने हैं। दैट इज इफ इट्स कमिंग टू यू फ्रॉम विद इन, बिना किसी के कहे, तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हो, और इस चीज से आपका ही बेनिफिट होगा। थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज एंड डिफाइन वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग मैकेनिज्म्स। फाइन, सो बेसिकली आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग
अपने वर्किंग आवर्स और वर्किंग के तौर तरीकों को डिसाइड कर सकते हो। लाइक देयर आर चिल्ड्रन हु माइट फील कि हमें रात में अच्छी पढ़ाई होती है, दे माइट बी चिल्ड्रन हु माइट फील कि हमारी सुबह अच्छी पढ़ाई होती है। आप फ्लेक्सिबल रहो, जो इट्स नॉट कि हमेशा एक ही तरीके की रिजिम फॉलो करो। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग आवर्स और वर्किंग मैकेनिज्म्स को करने के तरीकों को डिसाइड कर सकते हो। आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपके पास टारगेट्स है, आप जानते हो आपको उन्हें अचीव करना है, सो आप उसको अपने आप चूज कर सकते हो क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो। ठीक, देन फेलियर एंड सक्सेस ऑफ द टास्क असाइन्ड आर अकाउंटेड बाय इंडिविजुअल्स। ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो भी आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते किसी वजह से तो भी आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। यू विल नॉट बी एबल टू ब्लेम एनीवन कि हाँ आपकी वजह से आई फेल्ड और आपकी वजह से आई कुडंट सक्सीड। आप जो हो अपनी फेलियर, अपनी सक्सेस के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअल्स बिकम एसेट्स टू ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स एंड नेशंस एट लार्ज। बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चा। अगर एक एम्प्लॉई है या एक स्टूडेंट है, जो एक पर्सन है, इवन घर में भी अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो तो आप जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ के लिए आप एक एसेट बन जाओगे, है ना। उनके लिए आप एक इरिप्लेसेबल जो है पर्सन बन जाओगे कि वो आपका सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढ पाएंगे, बिकॉज आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन बन जाओगे। और छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करते हो एक बिगर ग्रुप के लिए। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप एक बिगर ग्रुप के साथ काम कर रहे हो तो आप उसके लिए एक एसेट बन जाओगे। अगर आप देश के लिए काम कर रहे हो तो ये बढ़ता चला जाएगा। बेसिकली इफ यू आर contributing to good thing about a small part, you are eventually contributing for that at a larger angle also. Fine. Then next is it ensures creativity and satisfaction amongst individuals. Obviously आपके पास नए नए तरीके ढूंढोगे, इनोवेटिव होगे, क्रिएटिव तरीके से काम करोगे और आपके अंदर, क्योंकि आपने खुद काम किया है ना, आपने अपने हिसाब से काम किया, अपने वर्किंग आवर्स को अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल करके काम किया, अपने टारगेट्स को अचीव किया, सो दैट इज गोइंग टू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ सैटिस्फैक्शन टू यू। Fine. So this is the importance of ability to work independently, and you have to they are saying what does the marking scheme say? It says that you'll get 2 marks. I think 4 parts आप लिख दोगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। ये 6 parts बच्चा इसके अंदर मेंशन्ड है, ठीक है ना। सो इन्होंने क्वेश्चन पूछा, अब आगे आप एटलीस्ट 2 मार्क्स में ना 4 पॉइंट्स जरूर लिख के आना। नेम द स्ट्रेस कॉजल एजेंट्स। अगेन दिस इज फ्रॉम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। स्ट्रेस कॉजल एजेंट, सबसे बड़ा फैक्टर आज की तारीख में स्ट्रेस है। हमें हर तरीके के स्ट्रेस से बचना है अगर खुद की लाइफ को मैनेज करना है, हेल्दी रहना है, मेंटली हेल्दी रहना है, फिजिकली हेल्दी रहना है, बिकॉज इफ यू आर मेंटली नॉट स्ट्रॉन्ग इट विल अफेक्ट योर फिजिकल वेल-बीइंग ऑल्सो। सो what are the various stress causal agents? Let's check the CBSE study material marking scheme in. They have mentioned only the types like mental, physical, social and financial, but yes, you have to describe it also. So for that we'll move to the book and we'll move to page number 17. What are the stress causing agents? Here it is on page number 17. So the stress causal agents, इसे diagram सा भी बना देना, it will leave a good impact on the examiner. Mental, फाइन। सो अगर आप मेंटल स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट्स में भी इन्होंने एक स्टूडेंट का एग्जांपल लिया है। जैसे सपोज अगर अपने एग्जामिनेशन की डेट्स, असाइनमेंट सबमिशन डेडलाइंस हैं या एग्जामिनेशन के ग्रेड्स हैं, आप डेडलाइन पर असाइनमेंट नहीं सबमिट कर पा रहे या टाइम रहते एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे या ग्रेड्स अच्छे नहीं आए, आपने खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था बट उस अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स नहीं मिले। सो इसके थ्रू आपको क्रोनिक एंजाइटी और स्ट्रेस हो सकता है। क्रोनिक मतलब जो एक प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड तक रहे, है ना, जो सेटल कर जाए आपके अंदर की एंजाइटी, एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। मेंटल स्ट्रेस इज बेसिकली दैट इज व्हेन यू आर नॉट एबल टू अचीव योर गोल्स, or you're not, maybe even after working hard for it, or maybe if you've worked hard and still you're not near that time, या आपका टाइम मैनेजमेंट खराब हो गया है और उस वजह से आप डेडलाइंस क्रॉस कर रहे हो, काम टाइम से सबमिट नहीं कर पा रहे, ऑल दैट इज गोइंग टू लीड टू मेंटल स्ट्रेस। सो ये एक स्ट्रेस कॉजल एजेंट है बच्चा। उसके बाद है फिजिकल, दैट इज एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे मे सीक मोर इंडिपेंडेंस, मे बिकम क्रिटिकली कॉन्शियस ऑफ देयर लुक्स, दे हैव टू कोप अप विद हार्मोनल चेंजेस, एडोलेसेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, आप लुक्स के कॉन्शियस हो जाते हो। जैसे जैसे बड़े होते हो आप अपने फ्रेंड्स से, अपने पीयर ग्रुप से अपने आप को कंपेयर करते हो,
है ना। अगर सपोज किसी बच्चे का कॉम्प्लेक्शन डार्क है लेकिन उसके फ्रेंड का कॉम्प्लेक्शन फेयर है, तो वो कॉन्शियस हो जाएगा कि हाँ मैं क्यों फेयर नहीं हूँ। या मे बी छोटा भाई की हाइट आपसे ज्यादा हो गई, आप बड़े भाई हो, आपकी हाइट कम रहेगी। दिस इज गोइंग टू गिव यू नो फिजिकल स्ट्रेस। और जो है अपने लुक्स के लिए कॉन्शियस हो जाना, हार्मोनल चेंजेस होते हैं एडोलेसेंट टाइम पीरियड में, आपका टीनेज टाइम पीरियड में, उससे भी आपके अंदर चेंजेस आते हैं। तो वो कोप अप कर पाना उस चीज़ को, है ना, वो फिजिकल स्ट्रेस देता है। सो जनरल वेल बीइंग, हेल्थ ऑल्सो अगर आपकी खराब रहती है, मान लीजिए किसी वजह से वेल बीइंग या हेल्थ आपकी ठीक नहीं है, वो भी आपको स्ट्रेस देता है बेटा। उससे आपकी सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है और स्ट्रेस का रीजन बन जाती है। सो इससे भी हमें बचना है ना। वी शुड बी थैंकफुल फॉर व्हाट वी आर, हाउ गॉड हैज मेड अस, एंड ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट सब कर सकते हैं। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, हेल्थ अच्छी होगी तो आप बहुत काम कर पाएंगे। हेल्थ इज वेल्थ बेटा, ठीक है ना। मेंटल स्ट्रेस से भी आप हैंडल कर सकते हो कि आप डेडलाइंस तक काम को मत खींचो, पहले करो काम, बहुत पहले अपना टारगेट्स को अचीव करो, अपने काम को, अपने टाइम मैनेजमेंट को सीखो कि कैसे करना है। जैसे जैसे आप ग्रो करते हो इन चीज़ों में भी, इन एस्पेक्ट्स में भी आपको हैंडल करना आना चाहिए। देन सोशल में देखते हैं क्या बोला है। डिस्कॉर्ड अमंग फैमिली मेंबर्स, है ना, फैमिली में टेंशन रहती है किसी वजह से, पीयर प्रेशर आ गया। पीयर प्रेशर तो एडोलेसेंट एज का सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है। अपने पीयर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने स्कूल ग्रुप्स को देखकर, अपने क्लासमेट्स को अच्छा करते देखकर थोड़ा सा अपने आप को लो समझने लग जाना, ठीक है। डिस्कॉर्ड अमंग फैमिली members, peer pressure for doing things which children would generally avoid, then maintaining balance in relationship amongst friends obviously, and status show off may lead to stress at times. So status show off, जैसे मान लीजिए आपकी वेकेशंस हैं, आपका फ्रेंड जाता है और आप कहते हो तो सिंगापुर गए वेकेशंस पर, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हैं, आपको स्ट्रेस हो गया कि हम तो कहीं नहीं गए, या हम तो इंडिया में ही घूम के आए। भाई इंडिया इज ऑल्सो सो ब्यूटिफुल, we need not go anywhere, we can obviously go for a vacation in our country also। इस बात का स्ट्रेस ले लेना, सोशल स्ट्रेस ले लेना, है ना। मेरे फ्रेंड के पास तो आईफोन है बट मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो एक नॉर्मल सा फोन है। ये सब चीजें ना बेटा आपके सोशली डिस्टर्ब करती, मतलब ये स्ट्रेस का कारण बनते हैं जब आप सोसाइटी की में दूसरों को कुछ करते देखकर खुद से स्ट्रेस में आ जाते। अवॉइड दिस बच्चा, ठीक है ना। खुद के इस काबिल बनो कि आप अपने लिए कुछ आगे जाके जो चाहो कर सको, अपनी फैमिली के लिए कर सको, खुद के लिए कर सको। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ with others. Then last is financial. एक financial stress होता है, aspirational financial stress है, youngsters को होता है। By the time they complete their colleges, they sit for placements, they want to get jobs of good packages, they want to become financially independent. कभी जॉब मिलने में देर हो गया, या कभी जॉब लगी हुई थी कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, ठीक है ना, या उतने कैलिबर के अकॉर्डिंग पैकेजेस ना मिलना। All this leads to financial stress. So इसे भी अवॉइड करना है, that you have to be financially prudent, कि आप जो है अपने जो आपके पास फाइनेंसेस हैं उन्हीं में कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह से आप मैनेज करें एंड आगे की तरफ बढ़िए, अपने आप को अपस्किल करते रहिए, जिससे सूनर और लेटर यू लैंड इनटू यू नो अ प्लेस ऑफ योर ड्रीम्स। फाइन। सो ये क्वेश्चन भी हमारा डिस्कस हो गया बच्चा। ये नेम द स्ट्रेस कॉजल एजेंट्स, इसमें नेम ही मांगा है तो इन्होंने चारों नाम दे दिए। अगर डिस्क्रिप्शन आ जाए तो मैंने आपको समझा दिया है, आप वैसे भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन। दिस इज फ्रॉम ICT स्किल्स। फाइन, 2 मार्क्स का। डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन किसे कहते हैं, मार्किंग स्कीम में देखते हैं। पेज 35 पर है बच्चा, ये उसे भी मैं ओपन कर लेती हूँ आपके सामने, ताकि साथ साथ यहाँ से भी मैं आपको दिखाती रहूँ। और इसमें ना ये नीचे की तरफ है डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन, ये रहा इस जगह। It should be done to remove all unnecessary information that slows down the computer. If it is done at regular intervals, it helps the disk space to be used at an optimal level. मैं थोड़ा सा और आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन है, what do you mean by disk defragmentation? Disk defragmentation कब होती है? बेसिकली जब आपकी एक फाइल है, मान लीजिए आपको मेमोरी में स्टोर करना है, मान लीजिए वो आपकी 200 MB की फाइल है और आपके पास मेमोरी में ना 200 MB एक साथ नहीं है, अलग अलग स्कैटर्ड वे में आपको फ्री मेमोरी मिल रही है बट एक साथ नहीं मिल रही। तो क्या हुआ, स्पार्क के आपको पीसेस में जहां जहां फ्री मेमोरी में स्टोर कर सकते थे कर दिया, ठीक। तो उससे क्या हुआ कि जब उस फाइल को एक्सेस करेंगे, क्योंकि डिस्क से एक्सेस करने में टाइम लगता है, डिस्क बड़ी स्पेस होती है, उसका एड्रेस कैलकुलेशन टाइम लेता है, तो
एक्सेस करने में टाइम लगता है, सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, मेमोरी में ना होल्स क्रिएट हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाती, कहीं फ्री मेमोरी कहीं स्कैटर्ड मेमोरी। तो रिक्वायरमेंट क्या होती है, सॉरी कहीं फ्री मेमोरी कहीं ऑक्यूपाइड मेमोरी। रिक्वायरमेंट क्या होती है कि फ्री मेमोरी एक साथ आ जाए, जो आपकी ऑक्यूपाइड मेमोरी है वो एक साथ आ जाए, ठीक है, जिससे कि हमें नीट ऑर्गेनाइज हो जाए मेमोरी, है ना। खाली मेमोरी एक साथ आ जाए, भरी हुई मेमोरी एक जगह रहे। तो किसी की खाली मेमोरी की रिक्वायरमेंट्स होंगी तो आपको उसको तोड़ तोड़ के नहीं सेव करना पड़ेगा, पीसेस में नहीं सेव करना पड़ेगा किसी फाइल को, वो एक साथ मिल जाएगी। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करो अपने डेटा को कि सारी एक तरीके की इंफॉर्मेशन, एक फाइल की जो इंफॉर्मेशन है ना वो एक साथ हो, वो स्कैटर्ड ना हो, जिससे क्या होगा उस फाइल की एक्सेसिंग जो है वो स्लो ना हो, आराम से एक्सेस हो जाए। सो बेसिकली यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर मेमोरी, रीऑर्गेनाइज योर मेमोरी सच दैट free memory comes at one place, occupied memory goes at one place, and also parts of files should not be stored in pieces but they should be स्टोर्ड इन टोटलिटी। इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दो जिससे एक्सेस टाइम इंप्रूव हो जाए और मेमोरी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, ठीक है ना। तो सारी अननेसेसरी मेमोरी चीजें हटा दीजिए डिस्क से, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर स्लो होता है। रेगुलर इंटरवल्स पे कीजिए जिससे डिस्क स्पेस अच्छे से यूज हो सके ऑप्टिमली, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर दी मिथ्स अबाउट, एक्सप्लेन एनी 2 मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ क्लियरली बोला एनी 2 मार्क्स है, 2 मिथ्स पूछ ली। देखते हैं कहां पर गिवन है बच्चा, ये गिवन है आपका एनसीईआरटी के बुक से आंसर लिया है आपका मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, पेज नंबर 94 to 98। ढूंढते हैं पेज नंबर 94, हाँ एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स ढूंढ लेते हैं बच्चा। इसमें मिथ्स कहां पर सेव्ड हैं, क्वालिटीज आ गए। मैंने पहले से पेज नंबर इस वाले क्वेश्चन ये रहा है ना, मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन नंबर 3, दिस इज पेज नंबर 104, ओके। और यहां से मिथ्स स्टार्ट हो गई है। मिथ बेसिकली इट्स अ मिसकॉन्सेप्शन। 104 पेज कर देते हैं बेटा इसको, है ना। अभी देख लेते हैं कहां तक जाएगी, उस अकॉर्डिंग फिर मैं इसको ठीक कर दूंगी। सो मिथ्स इन्होंने मार्किंग स्कीम में भी डाली। एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल, ये मिथ है ना, कि each entrepreneur saw customer demand brought a new idea into their business. A person can take an idea that is already there in the market and do something different with it, है ना। अब क्या है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर बिजनेस आइडिया यूनिक हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ऐसा है कि इस संसार में जितने बच्चे हैं, जितने लोग हैं, उनका नाम यूनिक है? नहीं, बहुत सारे लोगों का नाम बिल्कुल सेम है। देयर मे बी थाउजेंड्स ऑफ पीपल विद सेम नेम। इतने सारे नाम कहाँ से लाएंगे? इसी तरीके से इतने सारे आइडियाज कहाँ से लाएंगे? ठीक है, एक अच्छा बिजनेस है, आप उसी से आइडिया लेकर, द आइडिया दैट इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट, उसी को थोड़ा अपस्किल कर दो, उसी में कुछ इनोवेशन लेके आ जाओ। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि हर बिजनेस आइडिया यूनिक होना चाहिए या हर बिजनेस आइडिया स्पेशल होना चाहिए। बिजनेसेस कैन बी स्टार्टेड विद एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल आइडिया एंड यू कैन नॉट पिक अप एवरीथिंग फ्रॉम दी पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट बोरो नहीं करना, कॉन्सेप्ट लीजिए, उसको नए तरीके से लेकर आइए। सेकेंड मिसकॉन्सेप्शन है बेटा that we is that a person needs a lot of money to start a business, that we think कि बहुत सारा पैसा लेना पड़ेगा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बहुत सारी कैपिटल रिक्वायरमेंट है। डिपेंडिंग ऑन हाउ मच मनी यू हैव और यू कैन बोरो, यू स्टार्ट अ मनी विद दैट मच मनी। अब है क्या कि जितनी आपके पास रिक्वायरमेंट है ना, जितनी मनी आपके पास है या जितनी आप बोरो कर सकते हो, लेंड कर सकते हो किसी से बिना स्ट्रेस लिए, आप उतनी मनी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जब आपको प्रॉफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे तो आप अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर सकते हैं। इट्स नॉट कि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। छोटे छोटे बिजनेस, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो हमेशा एक छोटे स्केल पे स्टार्ट होते हैं। स्टार्ट एट अ स्मॉलर स्केल एंड देन एक्सपैंड इट टू ग्रेटर हाइट्स बाय इन्वेस्टिंग योर एफर्ट्स, एंड जैसे जैसे आपको प्रॉफिट्स मिलने शुरू होंगे आपका बिजनेस भी स्केल कर जाएगा, ठीक। तो ये जरूरी नहीं कि बहुत सारा मनी होना चाहिए। थर्ड मिसकॉन्सेप्शन इज दैट ओनली अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर। No business is big or small, है ना। If a person is running a business to fulfill a customer's need, they are an entrepreneur. We have हमारे इतने सारे लोग होते हैं, हमारे आसपास ही होते हैं। कोई फूड स्टॉल लगाता है, कोई वेजिटेबल स्टॉल लगाता है, और
सब हमारे लिए नीड्स को पूरा करते हैं, सोसाइटी सब कुछ इंटरट्वाइंड है बच्चा, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं है। या जिसके पास बड़ा बिजनेस है वही एक एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर छोटे लेवल से भी हो सकता है बेटा, क्योंकि वो भी सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। हमेशा व्हाट होता है, आप स्टार्ट, वही जैसे हमने कहा ना, आप स्टार्ट छोटे लेवल पर ही करते हो, बट आप बड़े बन जाते हो विद हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी। आपके सामने एग्जाम्पल्स है, दी अंबानी ग्रुप कैसे स्टार्ट किया था धीरू भाई सर ने, और कैसे उसको इतना आज इतना इतना मतलब इतना बड़ा सेटअप है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और कितने लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है ना। सो जो है, जरूरी नहीं कि जो बड़ा बिजनेस होता है वही एंटरप्रेन्योर है, छोटे बिजनेस को भी बड़ा बनाया जा सकता है मेहनत के साथ। फोर्थ मिसकॉन्सेप्शन बच्चा इन्होंने दी है, entrepreneurs are born not made, ठीक है ना। only some people have the talent for doing business. An entrepreneur is a person who does whatever it takes to make the business successful, ठीक है ना। कि जरूरी नहीं, they are not born, आप पैदा होते ही नहीं बता सकते entrepreneur बनेगा, मतलब इट्स entrepreneurs are born not made, entrepreneurs बनते हैं, है ना। कि किस तरीके से आप सोचते हो, आपके अंदर वो स्किल सेट है, आपकी वैसी आपके अंदर वो सारी हार्ड वर्किंग कैपेबिलिटी, ऑप्टिमिस्टिक होना, रिस्क टेकर होना, ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं, और एक जज्बा है कि हाँ मुझे कुछ करना है, अपने दम पर कुछ करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देना है, तो आप कर सकते हो, है ना। यू मस्ट बिलीव दैट एनीथिंग इज पॉसिबल एंड इट शैल बी अचीव्ड। मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, जस्ट चेक हाउ मेनी पीपल आर अर्निंग फ्रॉम इंस्टाग्राम, जस्ट चेक हाउ मेनी पीपल आर अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। कितना पोटेंशियल है आज सोशल मीडिया में। पीपल हैव लेफ्ट देयर जॉब्स एंड स्टार्टेड बिजनेसेस ऑफ देयर ओन एंड दे हैव स्केल्ड देम टू ग्रेट हाइट्स। जस्ट वो एकदम नहीं होता, रातों रात नहीं होता, आपको सोचना पड़ता है, आपको दिन रात उस सपने को जीना होता है, उसके लिए मेहनत करनी होती है, एंड देन नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम रीचिंग ग्रेट हाइट्स बच्चा, ठीक है ना। सो थिंक अबाउट एन आइडिया, जस्ट स्टार्ट व्हाट आइडिया यू हैव एंड देन मेक इट डिफरेंट। एनी टू आउट ऑफ द 4 myths कैन बी एक्सप्लेन्ड। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चा कि और कोई मिथ भी दी हुई है। मिथ 1, मिथ 2, लॉट ऑफ मनी वाला पॉइंट भी हो गया, बिग बिजनेस भी हो गया, बस दैट्स इट। ओके, सो आउट ऑफ दीज 4 यू हैव टू स्टार्ट विद लाइक यू हैव टू गिव एनी 2 बच्चा डिस्क्राइब करते हुए, ठीक है ना। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द employability skill subjective part. Write any 4 roles of entrepreneurs, any 4 roles of entrepreneurs बच्चा। तो देख लेते हैं ये कहाँ गिवन है, जस्ट अ मिनट, ये रहा पेज नंबर 53 है, 5 लिखा है ना यहाँ पे, 53 है, और मैं चलती हूँ आपको लेकर यहाँ पर 53rd पेज पर। These are the roles that have been mentioned, बहुत सारे roles हैं, और इसमें से देखते हैं मार्किंग स्कीम में जो जो रोल्स आए, ये सारे बेटा देखते हैं मार्किंग स्कीम में जो रोल्स मेंशन किए हैं, कोऑर्डिनेटिंग रोल, एजेंट्स रोल, इनोवेटर्स रोल, एनी 4 रोल्स आपको बताने, रिस्क एजम्पशन, इमिटेटिंग, कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। फाइन, तो देख लेते हैं जल्दी से, बहुत जल्दी कर लेंगे। इनोवेटर्स रोल, सबसे पहले they bring unique and new products and services into the market. Sometimes they are improved versions, पहले के बने हुए प्रोडक्ट्स का improved versions होते हैं, पहले की बनी हुई सर्विसेज को और इम्प्रूव करके लाते हैं, इनोवेट करते हैं, कुछ नयापन लेके आते हैं, है ना। यूनिक, कई बार नए प्रोडक्ट्स लाते हैं बिल्कुल यूनिक, या कई बार एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की बहुत सारी इम्प्रूव्ड वर्जन को लेके आते हैं। सो इनोवेशन से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ फ्यूअल होती है, और ग्लोबल प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, आप नेशनली नहीं आप इंटरनेशनली जाने जाते हो अपने काम के लिए, और इकोनॉमिक ग्रोथ तो होती है, ठीक है ना। एजेंट्स रोल, दे एक्ट एज एजेंट्स ऑफ चेंज। क्यों एजेंट्स ऑफ चेंज क्या है, सोसाइटी में चेंज लाएंगे, वो अपॉर्चुनिटीज को पहचानते हैं, मतलब क्या प्रेवलेंट प्रॉब्लम्स है बच्चा, उन्हें कैसे सॉल्व करना है, उनके लिए क्या इफेक्टिव सॉल्यूशंस देने हैं, ठीक है। कैसे कैसे अपने एंटरप्राइज को या अपने बिजनेस को सेटअप करना है, उनको इंडस्ट्रीज को कैसे सेटअप करना है, और कैसे देश की इकोनॉमी में पॉजिटिव चेंज लेकर आना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, कैपिटल जनरेशन करना है, ये सारी चीजें प्रॉफिट में लेकर आना है बिजनेस को, तो वो एजेंट्स ऑफ चेंज की तरह एक्ट करते हैं,
ठीक है ना। कोऑर्डिनेटिंग रूल, इट कोऑर्डिनेट्स, एंटरप्रेन्योर कोऑर्डिनेट्स मेनी थिंग्स, ऑब्वियसली है ना, बांध के चलना है हर चीज को, कोऑर्डिनेट करना है, हर एक चीज के बीच में बैलेंस बिठाना है, जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, डेलीगेटेड टास्क, किस किस को आपने क्या क्या टास्क दिया है, ठीक है ना, स्मूथ फंक्शनिंग अक्रॉस योर डिफरेंट बिजनेस डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट्स को, भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, HR डिपार्टमेंट हो गया, किस तरीके से इन सारे बिजनेसेस के डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट कराना है, इनकी स्मूथ फंक्शनिंग करनी है, किस तरीके से अपने ऑर्डर्स को टाइमली डिलीवर करना है, ठीक है ना, तो किस तरीके से रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन करना है, कि हमारे पास अगर कम भी है, अंडर यूटिलाइज्ड, कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी ना अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज को भी बेटर यूज कर लेते हैं, अंडर यूटिलाइज्ड, वेस्ट मैनेजमेंट है बेटा, वेस्ट से कितना कुछ बनाया जा सकता है ना। मेड्रॉस में जो है साउथ इंडिया में और अब बहुत जगह प्लास्टिक रोड्स ले करी गई वेस्ट को यूटिलाइज करके, दो काम हो गए, वेस्ट मैनेजमेंट सबसे बड़ी हेडेक है, वेस्ट भी कंट्रोल हो गया और उससे प्रोडक्टिव वे में आपने एक ऐसी रोड्स बनाई जो कि ड्यूरेबल है ना, नॉर्मल रोड से कई गुना ज्यादा ड्यूरेबल है। अंडर यूटिलाइजेशन जहां जिन चीजों की है रिसोर्सेज की, वो मैन फॉर्म में, वो ह्यूमन फॉर्म में हो सकता है, वो किसी और फॉर्म में भी हो सकता है, उनको भी एक एंटरप्रेन्योर उनका बेस्ट पॉसिबल ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर सकता है और प्रॉफिट की तरफ लेके जा सकता है। देन रिस्क अजम्पशन रूल, दे आर नॉट रिस्क एवर्स, रिस्क से नहीं डरते, ठीक है ना, दे फील कि रिस्क तो बिजनेस का पार्ट है और रिस्क उठाओगे तो ही प्रॉफिट ले पाओगे, अगर डर के बैठ जाओगे नहीं ये नहीं करना ये हो जाएगा, वो नहीं करना ये हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। रिस्क उठाओ, बोल्ड बनो, वेल्थ जनरेशन होगी ऑब्वियसली पूरी इकोनॉमी के लिए। कैपिटल फॉर्मेशन रूल, ठीक है ना, मोबिलाइजेशन ऑफ आइडल सेविंग्स टेक प्लेस व्हेन मनी इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस, दिस मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ एसेट्स, ट्रेड एक्टिविटीज, इंक्रीज इन कैपिटल अवेलेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मोबिलाइजेशन होती है आपकी जो सेविंग्स है ना, वो ऐसी रखी रहेंगी तो कुछ नहीं होगा, उनको इन्वेस्ट करो एक बिजनेस में लगाओ, उससे आप प्रोडक्ट्स डेवलप करोगे, ठीक है ना, वही मनी घूमती रहेगी, वो मनी घूमती रहेगी और आपके पास आपने प्रोडक्ट में लगाई, वो मार्केट में पहुंची, मार्केट से वो मनी, वो प्रोडक्ट आपका सेल हुआ, वो वापस आपके पास आई, आपने और लोगों को, अपने एम्प्लॉयज को दिया, उनके घर चले। ये मनी बेटा एक जगह रखने से नहीं होती, मनी को आप जो है वो करते रहते हो, मोबिलाइज करते रहते हो, बैंक में डाला, आपने इन्वेस्ट किया, आपने किसी को लेंड किया, इस तरीके से आपका कैपिटल फॉर्म होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज इमिटेटिंग रूल, in many developing countries entrepreneurs either imitate or adapt the innovations of developed nations। developing countries developed nations से तो पीछे हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, डेवलप्ड नेशंस के जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के आइडियाज हैं उनको या तो इमिटेट कर लेते हैं, एज इट इज उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, या अडेप्ट कर लेते हैं, उनको थोड़ा सा चेंजेस करके अपनी लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं और अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, और इसके थ्रू क्या होता है, आपके बहुत सारे एंटरप्रेन्योरियल चैलेंजेस मीट अप हो जाते हैं। आपको नया आइडिया नहीं लेना, एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल आइडिया फ्रॉम डेवलप्ड नेशंस को लेकर या तो एज इट इज उसे ले लो या फिर उसको नए तरीके से अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट करके प्रेजेंट कर दो, ये इमिटेटिंग रूल हो गया। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रूल, बिजनेसेस जो हैं दे कैन नॉट फंक्शन विदाउट एम्प्लॉइंग पीपल, है ना, आपको हेल्प चाहिए, आपको टीम बनानी पड़ती है, स्किल्ड प्रोफेशनल्स हो गए जिनको काम आता है, अनस्किल्ड लेबर हो गए जिनको काम नहीं आता, उन्हें सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है, मैनेजरियल स्टाफ जो ओवरऑल देखते हैं, दे आर ऑल रिक्वायर्ड बाय बिजनेसेस, ठीक है। सो ये किसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एंटरप्रेन्योर किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बच्चे, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट मेजर प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा, कमाई का जरिया होगा, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। आप कंट्रीब्यूट करोगे बाय बिकमिंग नॉट एन एम्प्लॉय बट बिकमिंग एन employer, fine। next is status transformation rule, since more and more people are employed by entrepreneurs, उनका क्या होता है, overall income, उनकी standard of living in the society it increases, this encourages equitable distribution of wealth and reduces income disparity in the economy। होता क्या है, आपके पास आपने एम्प्लॉय किया,
आपने उस पर्सन को सैलरी देना शुरू किया, पे करना शुरू किया, उस पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, आपके एम्प्लॉय का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, वेल्थ अच्छे से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिस्पैरिटी नहीं मतलब किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज़्यादा पैसा, देखिए वो पूरी तरह डिस्पैरिटी नहीं मिट सकती, किसी के पास कम रहेगा, किसी के पास ज़्यादा रहेगा, लेकिन हाँ वो गैप रिड्यूस हो सकता है, दैट गैप कैन बी रिड्यूस्ड, और इससे क्या होता है, एक हार्मोनियल रिलेशनशिप्स बनते हैं। ठीक, लास्ट रोल इज बैलेंसिंग रोल। मैं चेक कर लेती हूँ उसके आगे कोई रोल तो नहीं, आई थिंक नो। सो बैलेंसिंग रोल और देख लेते हैं बच्चा। बैलेंसिंग रोल क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इज एनकरेज्ड विद स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एज वेल। दिस एनकरेजेस रीजनल डेवलपमेंट एंड रिमूव्स डेवलपमेंटल इम्बैलेंसेस इन द इकोनॉमी। स्मॉल जो छोटे एंटरप्राइजेस होते हैं ना, जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गई, माइक्रो एंटरप्राइजेस, वो भी उससे इनकरेज होती है। एंटरप्रेन्योरशिप में छोटे छोटे बिजनेसेस भी कंट्रीब्यूट करते हैं। एक रीजन हो गया है ना, तो जैसे सूरजकुंड मेला है, उसमें देश भर के लोग आते हैं, है ना, छोटे छोटे एंटरप्राइजेस को एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने टैलेंट को, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने का, दिखाने का, पूरे जितने विजिटर्स हैं उन तक पहुंचाने का। आपका जो नाम है वो कंट्री में ही, इवन फॉरेन कंट्रीज में भी जो फॉरेन आपके सेलर्स नहीं, जो आपके कस्टमर्स होंगे वो दूसरे देशों के भी हो सकते हैं। तो आपका रीजनल डेवलपमेंट बढ़ता है ना। तो इंडिया इतना खूबसूरत देश है, इतने सारे स्टेट्स की इतनी सारी स्पेशलिटीज़ हैं, तो आप जो हो स्मॉल एंटरप्राइजेस से, माइक्रो एंटरप्राइजेस से, कॉटेज इंडस्ट्रीज से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से भी एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको इनकरेज करता है, जिससे उस एरिया का रीजनल डेवलपमेंट होता है, उस एरिया के जो हमारे डेवलपमेंटल इम्बैलेंसेस हैं इकोनॉमी में वो भी रिड्यूस होते हैं। ठीक है, सो ये सारे रूल्स थे बच्चा, इन्होंने सारे इन्हीं 4 रूल्स लिखे हुए हैं। आपको देखो एनी 4 रूल्स मांगे हैं ना, एटलीस्ट 4 रूल्स को आप एक्सप्लेन कराना। पेज नंबर 53 पर है, 53 पर मैंने आपको बताया था ना, ये इस जगह आपको मिला है। और यस, एक मिनट मैं चेक कर लूँ बच्चा, हाँ 53 पर ही था, ठीक है ना। सो विद दिस आई हैव कवर्ड ऑल दीज 5 क्वेश्चंस फ्रॉम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फॉर 2 मार्क्स। 5 हैं, 3 करने हैं। ये एंटरप्रेन्योरियल से था और ये भी एंटरप्रेन्योरियल से था। सो आप देख लो, सेल्फ मैनेजमेंट से 2 है, आईसीटी से 1 है और एंटरप्रेन्योरियल से 2 क्वेश्चन है। फाइन, सो प्रिपेयर कर लेना बच्चा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और मैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 to 16 के एक्सप्लेनेटरी वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। सो जब तक हम मिलते हैं, अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा, सॉरी वंस अगेन, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जो कुछ भी चैनल पर है उसको मैं आपके एग्ज़ाम से 2 दिन पहले बेटा सब लिंक्स शेयर कर दूंगी, ताकि आप उसे अच्छे से पढ़ सको। सो टिल वी मीट अगेन, हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।